हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में दुर्गों के निर्माण की परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक भाग, जो नगर नियोजन है उसका एक भाग हमें दुर्गीकृत है वो दिखाई देता है। वैदिक काल में भी हमें इंद्र को पुरंदर के रूप के अंदर है वो परिभाषित किया गया है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ दुर्ग निर्माण की परंपरा रही है। दुर्ग को एक तरह से जो किला है और जो गढ़ है के नाम से है भी जाना जाता था। राजस्थान में, जहाँ तक राजस्थान में दुर्गों की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो दुर्ग है वो महाराष्ट्र के पश्चात सबसे ज़्यादा दुर्ग है वो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये दुर्ग न केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से है वो अनुपम माने जाते हैं, अपितु इन दुर्गों के साथ जो शूरवीरों के पराक्रम और वीरांगनाओं के जोहर की रोमांचक गाथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो न केवल क्षेत्रीय अपितु राष्ट्रीय इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। दुर्गों की का वर्तमान में जो महत्व है वो यद्यपि कम हो गया है, क्योंकि युद्ध की तकनीक में होने वाले परिवर्तन और ब्रिटिश काल के पश्चात है वो राजपूत शासकों के द्वारा है जो अधीनता स्वीकार करने के पश्चात अपेक्षाकृत शांति रही। इसी स्थिति में दुर्गों का महत्व है वो मध्यकाल के पश्चात हमें कम दिखाई देता है, लेकिन ये दुर्ग एक और स्थापत्य की दृष्टि से है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो माने जाते हैं। इसमें राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। अपितु इन दुर्गों से जो राजस्थान की जो शौर्य है, पराक्रम है, त्याग और बलिदान है, और जो बलिदान की जो शाश्वत कीर्तिमान स्थापित करने वाले जो 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 कीर्ति और वीरता और शौर्य के जो रोमांचक गाथाएं हैं वो इन दुर्गों से वो जुड़ी हुई हैं। अतः ये जो दुर्ग है वो न केवल स्थापत्य अपितु तो अपनी विशिष्ट संरचना, अद्भुत शिल्प और सौंदर्य के कारण है वो एक तरह से है वो पर्यटन की दृष्टि से है वो महत्वपूर्ण है, अपितु अपने गौरवशाली अतीत की जो विभिन्न घटनाओं को जानने की दृष्टि से है ये महत्वपूर्ण हमें मानी जाती हैं। इन दुर्गों ये जो दुर्ग हैं वो सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण थे ही, अपितु इन दुर्गों से विभिन्न विद्वानों की जो साहित्यिक जो उद्गार हैं उनके बारे में भी हमें इन दुर्गों से हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो इतिहास की जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं वो इन दुर्गों से लड़ी गई, और इन पर जो गीत और गज़ल भी लिखे गए और यहीं बैठकर कवियों ने साहित्यिक रचनाएं की। यदि हम देखें कि महाराजा जो पृथ्वीराज है उन्होंने गागरोन के जो किले में बैठकर की डिंगल भाषा में अपनी जो अनुपम कृति है वेलिकृष्ण रुक्मिणी की रचना की। तो इन दुर्गों के साथ उनके निवासियों और उनके रक्षकों का घनिष्ठ संबंध था। साहित्यकारों ने अपनी रचना और उनके किलेदारों को अमर कर दिया। इस प्रकार ये मात्र जो पत्थर और
सोने से निर्मित सुरक्षा के लिए बनाए गए भवन ही नहीं थे। वे अपने जो निवासियों से बात करते थे। उदाहरण के लिए यदि हम जोधपुर की जो परमार वीर नारायण द्वारा निर्मित यदि सिवाना के दुर्ग की हम बात करें, तो एक बार कल्ला राठौड़ ने सिवाना के दुर्ग में शरण ली तो यह जो सिवाना का किला है बड़ा प्रसन्न हुआ और कल्ला राठौड़ जैसे वीर यहाँ आया और कवि कहता है कि आओ कल्ला राठौड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आगमन से दो बातें बनेंगी, तुम्हें सिवाना विजय का श्रेय मिल जाएगा और मुझे विजित करने वाला अर्थात मेरे लिए भी गर्व की बात होगी कि कल्ला राठौड़ ने मुझे जीता है। इसी प्रकार का उदाहरण जो चित्तौड़गढ़ के किलेदार जयमल का है, जिसने प्राण तो दिए पर किला नहीं छोड़ा। जब अकबर का आक्रमण हुआ तो चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार जयमल पर था। किले की रक्षा करता हुआ जयमल मारा गया था। तो कवि कहता है कि जयमल की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि दानी और कृपण दोनों, उसे दानी और जो कृपण वो दोनों ही बताया, जिसने अपना सिर तो उदारतापूर्वक दे दिया किंतु चित्तौड़गढ़ का गढ़ नहीं दिया। तो इसी प्रकार बीकानेर के किलेदार जो खुशहाल सिंह का कहना था कि मोह तो नहीं जाओ सी भले न उगे बाण, अर्थात तुम क्यों दुखी हो मेरे प्रिय बीकानेर, जीवित रहते तो मैं तुम्हें दूसरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। भले ही सूर्य न उगे किंतु तुम मेरे ही रहोगे। इस प्रकार इन किलों से न केवल है वो वीरांगनाओं की सूर्य गाथाएँ जुड़ी हुई हैं, अपितु साहित्यकार और कवियों ने भी है इन किलों में बैठ कर के वो अपनी रचनाएं की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दुर्ग हैं, ये जो किले हैं, वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। इन दुर्गों या किलों की हम बात करें, इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो मनुस्मृति में मिलता है और कौटिल्य ने भी है इन दुर्गों का वर्गीकरण करते हुए इनकी 4 श्रेणियाँ हैं वो बताई, जिसमें कौटिल्य कहता है कि जो एक उदक दुर्ग है जो चारों ओर से है वो पानी से घिरा हुआ हो उसे उदक दुर्ग, और वह दुर्ग जो चारों ओर से है वो मरुस्थल से घिरा हुआ हो उसे धान्व दुर्ग, और जो ऊंचे पर्वत पर निर्मित हो पहाड़ी पर हो उसे गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, और जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो उसे वन दुर्ग। तो इस प्रकार इन दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो कौटिल्य और जो 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 मनुस्मृति है उसमें इन दुर्गों का है वो वर्गीकरण हमें मिलता है। और जो कौटिल्य है वो दुर्गों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया, लेकिन मनुस्मृति में मनु और कौटिल्य है वो दोनों ही है। इन चारों दुर्गों के अंदर है वो गिरि दुर्ग को अर्थात पर्वत दुर्ग को जो पहाड़ी पर बना या पर्वत श्रृंखला पर बना दुर्ग है उसको वो महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन ये इन दुर्गों का राजा की सुरक्षा, राजा इन दुर्गों पर रह कर के अपने आप को एक तरह से सुरक्षित महसूस करता था और कोई राजा कितना शक्तिशाली है उसका अनुमान इन दुर्गों से ही लगाया जाता था। दुर्गों के आधार पर ही है वो राजा की शक्ति है उसका अनुमान है वो लगाया जाता था। तो ये जो दुर्ग है अर्थात दुर्ग है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। जो शुक्र नीति है उसमें राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें जो दुर्ग है उसको एक महत्वपूर्ण अंग दिया है। जैसे राजा है, अमात्य है, दुर्ग है, कोष है, सेना है, मित्र है। तो इसमें राज्य के जो 7 अंग हैं उसमें एक तरह से दुर्ग है उसको एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसका मतलब दुर्ग है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण एक जो अंग है वो था। और शुक्र नीति के अंदर क्या है कि दुर्गों के 9 दुर्गों को 9 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो इन जो 9 भाग दुर्गों का जो 9 भागों के अंदर जो वर्गीकरण किया गया उसमें एरण दुर्ग है। जो प्रथम एरण दुर्ग है, एरण दुर्ग उन्हें कहा जाता था जो पथरीले मार्ग एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित जो मार्ग होता था, ऐसे जो मार्ग पर जो निर्मित है जो दुर्ग है उसको एरण दुर्ग है उसकी संज्ञा दी गई। तो इसके बाद पारिक दुर्ग है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर है वो खाई हो
उस दुर्ग को है वो पारिक दुर्ग कहा गया। और एक पारित दुर्ग है वह दुर्ग जिसकी दीवार पर या दीवार पत्थर या ईंटों से निर्मित हो उसको पारित दुर्ग कहा गया। वन दुर्ग है, चारों ओर से जो कांटेदार वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो उसको वन दुर्ग कहा गया। और वह दुर्ग जो चारों ओर से जलराशि से घिरा हुआ हो उसे जल दुर्ग कहा गया। जैसे गागरोन का दुर्ग, भैंसरोड का दुर्ग है वो जल दुर्ग है। धानवा दुर्ग है तो वह दुर्ग जो मरुस्थल जिसके चारों ओर मतलब जो मरुस्थल हो उसको धानवा दुर्ग कहा गया। और गिरि दुर्ग है जो ऊंचे पठार या पर्वत पर निर्मित हो उसको गिरि दुर्ग कहा गया। सैनिकों के लिए एक अनुकूल जो दुर्ग हो उसको सैन्य दुर्ग कहा गया। और शूरवीरों के लिए अनुकूल हो उसे सहाय दुर्ग कहा गया। तो इस प्रकार जो शुक्र नीति सार है उसमें शुक्र ने है वो दुर्गों के है वो 9 प्रकार है वो बताए गए हैं। तो इन शुक्र नीति के अंदर है जहाँ कौटिल्य है और मनुस्मृति है उसने गिरिदुर्ग को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जबकि जो शुक्र नीति है उसमें सैन्य दुर्ग को है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो जहाँ तक जैसे हमने दुर्गों की बात की तो सब भारत में सबसे ज़्यादा दुर्ग है वो महाराष्ट्र में और फिर बाद में राजस्थान के अंदर मिलते हैं। और राजस्थान की जब हम बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग जयपुर ज़िले में मिलते हैं। तो जहाँ दुर्गों की हम बात करते हैं तो राजस्थान के जो 2 दुर्ग ऐसे भी मिलते हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं, जिसमें भटनेर का दुर्ग है या भरतपुर के लोहगढ़ का दुर्ग है वो मिट्टी के द्वारा निर्मित हमें मिलते हैं। और दुर्गों के बारे में हमें ये भी जान सकते हैं कि जो अजमेर का टोडगढ़ का दुर्ग है वो अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित है वो बताया जाता है। और जो कि बुरासवाड़ा गांव में है जो ब्यावर के निकट है वहाँ पर ये टोडगढ़ का दुर्ग हमें मिलता है। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में निर्मित जो दुर्ग है वो टोडगढ़ का दुर्ग है वो माना जाता है, जिसका निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड है उसने करवाया, इसलिए टोडगढ़ का दुर्ग है वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है माना जाता है। और जो भैंसरोड का दुर्ग है उसका निर्माण है वो भैंसासा और रोड़ा जो व्यापारी है उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो भैंसरोड दुर्ग राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित है वो माना जाता है। तो मारवाड़ के अंदर क्या है कि दुर्गों से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे नवकोटी है। मारवाड़ में कुल 9 दुर्ग हैं और इन सभी दुर्गों को है वो जो नवकोटी है वो कहा जाता है। तो 9 दुर्गों के समूह है मारवाड़ में, 9 दुर्गों के समूह को नवकोटी कहा गया है। इसी प्रकार जो क्या है कि वह दुर्ग जो आगे से सकड़ा और पीछे से फैला हुआ हो उसे कागमुखी दुर्ग कहा गया। तो राजस्थान के अंदर जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसको कागमुखी दुर्ग है वो कहा जाता है। और इसी प्रकार क्या है कि जो दुर्गों के संदर्भ में एक शब्दावली आती है पासिव। तो किसी दुर्ग पर जो आक्रमण जो करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आक्रमणकारी दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्ग की गतिविधियों को देखने के लिए है वो मिट्टी से निर्मित एक चबूतरा है वो बना लिया जाता है। उस मिट्टी से चबूतरा जिससे कि दुर्ग की गतिविधियों को देखा जा सके उसको पाशिव कहा जाता है। तो मिट्टी का चबूतरा है वो पाशिव है। इसी प्रकार से जो दुर्ग है उस दुर्ग के निकट एक छोटा दुर्ग हमें देखने को मिलता है। उस छोटे दुर्ग को लघु दुर्ग कहा जाता है और इसको जीव रेखा भी कहा जाता है। तो दुर्ग को जीतने से पहले है उस लघु दुर्ग को है वो जीतना वो आवश्यक होता है। तो दुर्ग को जीतने से पहले एक जो छोटा दुर्ग है उसको जीव रेखा भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो दुर्ग है उससे संबंधित बहुत सी बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इन दुर्गों की जहाँ तक हम स्थापत्य कला की हम बात करते हैं तो एक तरह से दुर्ग को हम कहें कि एक वे स्थान होते थे जहाँ से जो शासक है वहाँ दुर्ग से वहाँ अपने जो सैन्य संचालन है वो दुर्गों से करता था। तो शास्त्रों के अंदर है इन दुर्गों की विशेष चर्चा हमें मिलती है और शास्त्रों में बताया गया है कि जो दुर्ग का दुर्गम होना है वो उसकी प्रमुख विशेषता थी, जहाँ शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सके और यदि आक्रमण हो भी जाए तो ऐसी स्थिति में वो दुर्ग के अंदर छिप सके।
इसलिए दुर्गों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की सुरंगें वो मिलती हैं, और उन सुरंगों के माध्यम से वो हथियार और खाद्य सामग्री वो मंगाई जा सकती थी। तो दुर्गों की एक विशेषता है वो वहाँ की सुरंगें हैं, और जो 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 सुरंगें हैं वो वहाँ होती थी जो गिरिदुर्ग है, जो पहाड़ों पर निर्मित होते थे, वहाँ पर हमें सुरंगें देखने को मिलती है। और वहाँ अंदर बैठी जो सेना है वो ऊपर से शत्रु को देखकर वो वार कर सकते थे, किंतु बाहर वाले वो नीचे से अधिक नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। और उस समय है एयर जो युद्ध है वो नहीं होते थे, तो इसलिए मनुस्मृति है और जो कौटिल्य उसने गिरिदुर्गों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि इसमें सुरंगों की व्यवस्था वो होती थी। तो गिरिदुर्गों के अंदर है, जैसे मैं हम देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, गिरिदुर्गों के अंदर माना जाता है। और इसलिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के विषय में एक कहावत भी प्रचलित थी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान के गिरिदुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो माना जाता था। तो गिरिदुर्गों के अंदर चित्तौड़गढ़ के बाद जो जो रणथंभौर का दुर्ग है वो भी है, वो एक तरह से जो 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 चौहानों का एक प्रसिद्ध दुर्ग है वो माना जाता था। और जो ये दुर्ग हैं वो एक तरह से क्या है कि पत्थरों को काट करके बनाए जाते थे, और इनके अंदर जो इनकी जो स्थापत्य की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें जो 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 ये जो चूना है और सुर्की और पत्थर आदि से द्वारा निर्मित होते थे, और इनके ऊपर लोहे का प्लास्टर होता था। तो हम कहें कि जो दुर्ग है, इन दुर्गों की जो बनावट है और जल संग्रहण की व्यवस्था है, खादान की जो व्यवस्था है, खादान संग्रहण की व्यवस्था है, खाद्यान्नों का भंडारण है, जल का संग्रहण है, ये इन दुर्गों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। क्योंकि महीनों तक है, कई महीनों तक है भी इस दुर्ग पर कोई विजय प्राप्त नहीं करने, आक्रमणकारी वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी है वो दुर्ग के अंदर काफ़ी समय तक है वो पानी की उपलब्धता और खाद्यान्न के संग्रहण के कारण से है वो काफ़ी समय तक है वो एक तरह से क्या है कि राजा और उसकी प्रजा है और उसके जो सैनिक हैं और विभिन्न अधिकारी कर्मचारी है वो रह सकते थे। तो जो किला ये दुर्ग हैं वो सुरक्षा इनका महत्वपूर्ण सुरक्षा से जुड़े हुए थे। और लेकिन एक तरह से बदलती हुई युद्ध शैली है और हथियार बनाने की जो तकनीक है और जो अस्त्र शस्त्र में होने वाले जो परिवर्तन है उसके कारण से ये जो 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 युद्ध की प्रणाली है वो बदली, और युद्ध की जो सामग्री बदली, और तो सामग्री बदली तो ऐसी स्थिति में भंडारण की व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो पहले केवल तीर धनुष और ढाल तलवारों का रखने की व्यवस्था करनी होती थी, और जब बारूद का आविष्कार हुआ तो तोपें बनी और बंदूकें बनी, और इन्हें रखने के बाद बारूद के भंडार बने। तो बारूद के निर्माण में काम आने वाली जो सामग्री है, सोरा आदि को भी किलो में रखा जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर है वो बारूद काम में ले सके। तो कहने का मतलब है इन दुर्गों की संरचना और बनावट के अंदर भी है वो समय के साथ है अस्त्र शस्त्रों में होने वाले जो परिवर्तन के कारण से हैं, उनके भंडारण के की व्यवस्था के कारण से हैं, वो हमें इन दुर्ग की जो स्थापत्य कला है उसमें भी परिवर्तन आते हैं, दिखाई देते हैं। दुर्गों की जब दरवाज़ों की हम बात करते हैं तो दरवाजे लकड़ी के होते थे, लेकिन इनमें लोहे की मोटी मोटी कीलें लगी होती थी। उससे जब युद्ध काल के अंदर जब दरवाजे बंद हो जाते थे तो हाथियों के धक्के से इन्हें है वो खोलने की कोशिश की जाती थी। तो उस समय हाथियों को हटाने के लिए किले के अंदर से जो गर्म तेल डाला जाता था। तो जो 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 समृद्ध किले होते थे उनमें तेल की भंडारण की व्यवस्था भी हमें मिलती है, और ये एक तरह से चमड़े के बने पात्रों के अंदर वो तेल रखा जाता था। तो इस स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो बाहरी तौर पर किलों की बनावट है वही रही जो पर्वतों की चोटियों पर और खाई से घिरे किले, नदी पर स्थित जो किले, जो ज्योग्राफिकल जो जो सिचुएशन है उसके आधार पर है वो दुर्गों का निर्माण होता था। तो इसके कारण से क्या है कि दुर्गों की जो बनावट है उसमें हमें परिवर्तन वो दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रारंभ के अंदर क्या है कि जो तीर कमान से युद्ध लड़े जाते थे, तो ऐसी स्थिति में दुर्गों की प्राचीरों से जो 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 तीर छोड़े जाते थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनकी बनावट हमें उस प्रकार से मिलती है। तो योद्धा है वो प्राचीर के पीछे होते थे और ऊपर उन मुखों से शत्रु को देखते हुए निशाना साधते थे।
तो 16वीं शताब्दी के अंदर जब बंदूकें आई तो इन मोकों से बंदूकों के वार होने लगे। पहले तीर के वार होते थे, फिर मोकों से वो एक तरह से है वो जो 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 बंदूकों के वार है वो होने लगे। तो जो दुर्ग हैं उन्होंने अपने जो राजा है वो अपनी सुरक्षा के लिए है इन दुर्गों का निर्माण वो करवाया। और आने वाले जो शासक हैं उन्होंने समय समय पर इन दुर्गों के अंदर है वो परिवर्तन करवाया, लेकिन इन दुर्गों की जो प्रासंगिकता है वो बनी रही। तो जब हम जयगढ़ के किले की हम बात करते हैं तो वहाँ हम जब रडार पर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि इनका इनका जो चुनाव है वो एक तरह से है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, और आगे भी है वो इस तरह से है वो हमें किलों की विशेषता है वो हमें नज़र आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन जो दुर्ग है वो हमारी एक गौरवशाली विरासत है, और इन विरासत को संरक्षित रखना वो ज़रूरी है, क्योंकि न केवल ये स्थापत्य की दृष्टि से हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और तत्कालीन जो युद्ध कला है या सुरक्षा से संबंधित जो अवेयरनेस है उसके बारे में इन दुर्गों से हमें जानकारी मिलती है। अभी तो इससे हमें इन दुर्गों से हमें बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता आदि की घटनाएं हैं वो दुर्गों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है वो इमारतें तो और बनती जाएगी, लेकिन जो ऐतिहासिक घटनाओं की जो साक्षी ये दुर्ग हैं, इन दुर्गों को वो संरक्षित करना बहुत आवश्यक है, और ये पर्यटन की दृष्टि से भी है इन दुर्गों का जो महत्व है वो हमें माना जाता है। तो इस तरह से हम ये जो दुर्ग हैं इन दुर्गों की स्थापत्य की क्या विशेषताएं थी और कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो इन दुर्गों से हैं वो जुड़ी हुई हैं, उसके विषय के अंदर है वो हम प्रमुख दुर्ग हैं उनके विषय में है वो आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।